गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी भैया, क्या हाल चाल है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम की लास्ट क्लास में हमने बात करी एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने अभी तक आपको बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करके हम नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जितना भी डिस्कशन अभी तक हम लोगों ने किया है उसके अकॉर्डिंग एक बात तो क्लियर है कि एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली इकोनॉमी की जितनी एक्सपेंसेस हैं उन सबको ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है। और क्योंकि इकोनॉमी को हमने 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, या 4 पार्टिसिपेंट कह लीजिए। गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर है और फॉरेन ट्रेड सेक्टर है। तो इस हिसाब से हमने खर्चों को भी 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया। गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हाउस होल्ड पैसा खर्च करेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म पैसा खर्च करेगी तो उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कह देंगे। इसके अलावा अगर फॉरेन ट्रेड सेक्टर पैसा खर्च करता है तो दैट विल बी कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी। अब आज की क्लास का क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है सर? आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड की, यानी एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करके जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उस दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो दैट इज प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो है ट्रांसफ़र पेमेंट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से ना हमने पेमेंट्स को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। एक होती है फैक्टर पेमेंट, एक होती है ट्रांसफ़र पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब है वो सारी पेमेंट जो हम किसी प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए स्पेंड करते हैं या कोई सर्विस हायर करने के लिए स्पेंड करते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, सर्विसेज के लिए आपने अगर पैसा खर्च किया है तो दैट विल बी कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। लेकिन अगर आप कोई पेमेंट करते हैं और वो किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं है, किसी सर्विस के लिए नहीं, उसके बदले आपको कुछ मिलना नहीं है, तो उसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, इसमें खर्चा तो आप कर रहे हैं, पेमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये खर्चा जो है ये प्रोडक्टिव नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप इससे नहीं खरीद रहे। ठीक है, तो पहली चीज़ कि ट्रांसफ़र पेमेंट जो है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, लेकिन क्योंकि ये फैक्टर पेमेंट नहीं है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए आप इसको नेशनल इनकम कंपटीशन में ऐड नहीं करते। नेक्स्ट, इसके अलावा परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड। देखिए, सेकेंड हैंड गुड्स पे जो भी आपने अमाउंट स्पेंड किया उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। सेकेंड हैंड गुड जो है ना वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट नहीं है। मतलब इस बार जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनका हिस्सा नहीं है। सेकेंड हैंड गुड्स को कभी पहले प्रोड्यूस किया गया था, पहले बनाया गया, पहले मैन्युफैक्चर किया गया। तो याद रखें, जब इस पर पहली दफ़ा किसी ने पैसा खर्च किया इसको परचेज़ करने के लिए, तब इस पे होने वाले खर्चे को हम नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। अगर आप सेकेंड हैंड गुड परचेज़ करते हैं, इसका मतलब सेम गुड सेम है, प्रोडक्ट सेम है, उस पर आपने वापस से पैसा खर्च किया, तो कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं हो रही, ना तो नया प्रोडक्ट है ना कोई नई सर्विस है। अमाउंट स्पेंड जिस पे आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, वो सेकेंड हैंड है। तो सेकेंड हैंड गुड पे जो भी आप खर्चा करते हैं उसको हम नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हिस्सा नहीं है। उस पर जो खर्चा किया गया था फर्स्ट टाइम उसको ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं। समझ रहे हैं बात? तो सेकेंड हैंड गुड पे जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम नेशनल इनकम कंपटीशन में ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट नहीं माना जाता। इसके अलावा एक चीज़ याद रखें, आप जब आप सेकेंड हैंड गुड परचेज़ करते हैं तो कई दफ़ा आप जो है किसी ब्रोकर को या जो भी एजेंट है उसको आप कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं। याद रखें, एक एजेंट या कोई ब्रोकर जब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, अपनी आपकी हेल्प करता है सेकेंड हैंड गुड परचेज़ करने में, तो वो उन सर्विसेज के बदले जो कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज करेगा वो बेसिकली एक प्रोडक्टिव इनकम है उसकी। आपने इनके लिए जो पेमेंट करी है ना, इसको हम एक फैक्टर पेमेंट मानते हैं और इसलिए इसको नेशनल इनकम कंपटीशन में ऐड किया जाएगा। समझ आ रही है बात? कि सेकेंड हैंड गुड पे आपने जो खर्चा किया उसको हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उस पर होने वाला खर्चा ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है पहले ही, जब ओरिजिनली उसको फर्स्ट टाइम सेल किया गया था। तो लेकिन अगर एक ब्रोकर है जो सेकेंड हैंड गुड खरीदने में आपकी हेल्प करता है, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं,
कमीशन या कोई ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो ये ब्रोकरेज या कमीशन चार्ज जो आपने उसको पे किया है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है सर। अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एसेट। देखो फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब है, जितने भी ये शेयर्स, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसको हम फाइनेंशियल एसेट मानते हैं। और फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट बेसिकली पेपर क्लेम्स है ना, वो ना तो किसी प्रोडक्ट की शक्ल में है, ना कोई सर्विस कंसिडर कर सकते हैं उसको। तो फाइनेंशियल एसेट आर जस्ट अ पेपर क्लेम, पेपर होता है, और वो जो ओनर है, जो एक जो भी उस फाइनेंशियल एसेट को ओन करता है, उसकी टाइटलशिप को रिप्रेजेंट करता है, उसके मालिकाना हक को वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप फाइनेंशियल एसेट खरीदने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आपने वो जो पेमेंट करी है ना तो प्रोडक्ट के ऊपर करी है, ना सर्विसेज के लिए करी है। तो फाइनेंशियल एसेट पे होने वाला खर्चा जो है वो बेसिकली प्रोडक्टिव एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो पेपर पे आप स्पेंडिंग कर रहे हैं बेसिकली। फाइनेंशियल एसेट क्या है? जस्ट अ पेपर क्लेम। तो पेपर फाइनेंशियल एसेट के ऊपर जो भी आपने खर्चा किया है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बिकॉज फाइनेंशियल एसेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट, नीदर इट कैन बी कंसिडर्ड अ सर्विस। दीज आर जस्ट पेपर क्लेम्स। लेकिन याद रखें, अगर कोई ब्रोकर है बीच में जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल एसेट परचेज करते हैं, तो उसको जो कमीशन या ब्रोकरेज आप पे कर रहे हैं, उस ब्रोकरेज या कमीशन को आप नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। जैसे सेकंड हैंड गुड के केस में आपने कोई ब्रोकर हायर किया, ब्रोकर को आपने पैसा दिया अगर कमीशन या ब्रोकरेज, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। सिमिलरली अगर आपने फाइनेंशियल एसेट किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज किया है, उसको भी आपको कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। तो ये वाला खर्चा जो है ये प्रोडक्टिव या फैक्टर पेमेंट कंसिडर किया जाता है, और नेशनल इनकम में इसको हम इंक्लूड करते हैं। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स समझ लीजिए पहले सबसे पहले तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिसका इस्तेमाल करके हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, फाइनल गुड प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हैं बात? जैसे सपोज कोई मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल में लाई गई हैं मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए। मोबाइल फ़ोन में सर ग्लास लगाया है आपने, ठीक है, मेटल है, प्लास्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, लेबर है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल में लाई गई इसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो फाइनल गुड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है। अब याद रखिए फाइनल गुड की जो वैल्यू होती है ना, उसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ रहे हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसमें जो भी आपने इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ किए उसकी फाइनल वैल्यू में, मोबाइल की फाइनल वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी ना। समझ रहे हैं? तो फाइनल गुड की वैल्यू पे जो आप खर्चा कर रहे हैं ना, फाइनल गुड के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हैं ना, उसको तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो आपने पेमेंट करी है, जो खर्चा किया है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसका बहुत बेसिक कारण है कि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाले खर्चों को इंक्लूड कर लेंगे नेशनल इनकम में, तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। उससे ये होगा कि आपकी फाइनल गुड की वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूडेड है, और वापस से आप फिर से इंटरमीडिएट गुड्स पे जो आपने खर्चा किया था वो फिर इंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब आपने एक ही चीज़ की वैल्यू को 2 बार इंक्लूड कर दिया। दिस विल लीड टू डबल काउंटिंग, और इससे भी क्या होगा कि आपकी जो नेशनल इनकम की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो बहुत ज़्यादा होगी, जो कि एक्चुअल पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है। तो इस वजह से हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। अब आ जाते हैं लास्ट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखिए इसका मतलब है कि जो भी आपने आउटपुट किया है उसका कुछ हिस्सा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस वाले हिस्से की जो भी वैल्यू है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसका बहुत बेसिक रीज़न है। एक्चुअली हमें क्या करना है ना, हमें आउटपुट पे जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं ना, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी अमाउंट हमने स्पेंड किया है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे सपोज एक फार्मर है, फार्मर क्या करता है, वो कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करता है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लेता है, बाकी हिस्सा बाज़ार में बेच देता है। मान लो उसने 5,000 रुपये का क्रॉप प्रोड्यूस किया, 5,000 रुपये की कोई चीज़ प्रोड्यूस करी। अब उसमें से 1,000 रुपये का जो आउटपुट है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है, और बाकी 4,000 रुपये का माल जो है वो बाज़ार में बेच देता है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ आउटपुट की वैल्यू क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल इनकम
कैलकुलेट करते वक्त ना मैं आउटपुट की जो वैल्यू है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करूँगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आउटपुट की वैल्यू जो बाज़ार में बेचा गया है सिर्फ उसको कंसिडर किया जाए आउटपुट की वैल्यू में, या जो सेल्फ कंज्यूम कर लिया गया सिर्फ उसको कंसिडर किया जाए, या जो बाज़ार में बेचा गया प्लस जो हमने सेल्फ कंज्यूम किया उसको भी इंक्लूड किया जाए। आंसर इज सिंपल सर, दोनों। आउटपुट का हिस्सा तो दोनों ही है ना, जो बाज़ार में आपने बेच दिया वो भी आउटपुट का ही पार्ट था, जो आपने सेल्फ कंज्यूम किया खुद के इस्तेमाल में जो चीज़ ले लिया आपने वो भी आपके आउटपुट का ही हिस्सा है। हमें आउटपुट की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगी? सेल्फ कंज्यूम किया 1000 का, ये मार्केट में बेचा आपने 4000 रुपये का, दैट उन दोनों को जोड़ के आप टोटल आउटपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी 5000। समझ आ रही है बात? तो दीज वर दी प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। 5 प्रिकॉशंस बताए हैं मैंने, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले ट्रांसफ़र पेमेंट आप इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट कोई भी किसी भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड हैंड गुड्स पे जो आप खर्चा कर रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो सेकेंड हैंड गुड है ना उसके ऊपर जो खर्चा किया गया था फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू को ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है नेशनल इनकम में। अगर आप सेकेंड हैंड गुड पे होने वाले खर्चे को इंक्लूड करेंगे तो इसकी वजह से भी डबल काउंटिंग हो जाएगी उसकी। लेकिन याद रखें, कोई ब्रोकर है या कोई कमीशन एजेंट है जिसको आपने उसके सर्विसेज के बदले ब्रोकरेज या कमीशन पे किया है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। अगर आप फाइनेंशियल एसेट परचेज करते हैं, फाइनेंशियल एसेट बेसिकली कोई ना तो वो प्रोडक्ट होता है ना सर्विस होती है, वो पेपर क्लेम्स है, उस पर होने वाले खर्चों को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर कोई कमीशन या कोई ब्रोकरेज आप पे करेंगे इसके लिए तो वो आप इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाले खर्चे को इंक्लूड नहीं किया जाता। बहुत बेसिक सा फैक्टर है कि सर इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है ना वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है, तो जब आप फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी काउंट हो जाएगी। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाले खर्चे को सेपरेटली इंक्लूड करते हैं तो इससे ये होगा कि फाइनल गुड में की वैल्यू में जो इंक्लूड था इंटरमीडिएट गुड का एक्सपेंस उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, और फिर सेपरेटली आपने इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी इंक्लूड कर दिया, दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग। अच्छा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने अगर कोई प्रोडक्शन किया या प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा सेल्फ कंज्यूम कर लिया तो उसकी जो वैल्यू है उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है जी।